गाइस, वेलकम टू द सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 5। हमारा जो चैप्टर 5 है वो क्या है? पदार्थों का पृथक्करण। अब पदार्थों का पृथक्करण, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं? हमने जो पिछला चैप्टर है उसमें पदार्थ पढ़े थे। पदार्थ वो होते हैं, कई सारे पदार्थों से मिलकर के एक वस्तु बनती है। तो वस्तु में जो चीज़ें होती है वो सब क्या होते हैं? पदार्थ। तो हमने यहाँ पर पदार्थ देखा। अब पदार्थों का पृथक्करण मतलब पदार्थों को हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं। एक वस्तु में कई सारे पदार्थ होते हैं तो हमको उनको अलग अलग करना होता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर दे रखे हैं ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम क्या देखते हैं? पदार्थों के मिश्रण को पृथक करते हुए देखते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं चाय बनाते समय चाय की पत्ती को जो द्रव रहता है उसको हम अलग करते हैं। जैसे कि हमारी जो चाय रहती है, चाय में से जब हम उसको छानते हैं तो उसकी जो पत्ती है उसको हम अलग कर देते हैं और वो जो द्रव पदार्थ रहता है वो अलग हो जाता है। तो ये क्या होता है? हमारा एक तरीके से पदार्थों का पृथक्करण हो गया। फिर उसके बाद हमारा रहेगा शस्य कर्तन के समय अनाज को डंडियों से पृथक करते हैं। जो हमारा अनाज रहता है हम उनको डंडियों से अलग करते हैं। मीन्स जो हमारे गेहूँ रहते हैं, गेहूँ में अगर हमारे जौ वगैरह रहते हैं हम उनको भी अलग करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जब हम मक्खन रहता है तो हम उसको क्या करते हैं? मथते हैं और उसके बाद में हम उसमें से दूध और दही को अलग कर लेते हैं। तो ये भी क्या होता है? हमारा पदार्थों का पृथक्करण होता है। अब हमने यहाँ पर जो देखा है रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए कपास को ओढ़ते हैं। हमने देखा था जो हमारा चैप्टर 3 था, हमने उसमें क्या देखा था कि जो हमारे कपास रहते हैं, कपास के जो रेशे रहते हैं हम उसमें से क्या करते हैं? बीजों को अलग करके कपास को ओढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ पर है नमकीन, दलिया। हमने दलिया देखा है, पोहा देखा है। तो हम दलिया और पोहा में से क्या करते हैं? हरी मिर्च अलग कर देते हैं, या टमाटर कोई नहीं खाता है तो अपना टमाटर अलग कर देता है। ऐसे ही तो ये सारे क्या होगा? पदार्थों को पृथक्करण करने की एक ये पूरी तरीका है। ये कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे और हम आपस में उनको पृथक करने के लिए कहा गया है। तो आप क्या करेंगे? अब इसमें हमें एक क्या दे रखा है? आम और अमरूद। इसके लिए आप एक बर्तन को, एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी एक बर्तन में रख देंगे। क्या सही है? हम ऐसा करते हैं जब अगर हमें कहीं अमरूद और आम या ऐसे कोई से भी दो हमें फल फ्रूट दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो उनको दो अलग अलग बर्तनों में रखेंगे। एक ऐसा करना हमारे लिए बहुत ही सरल होगा। आम को हम जो छोटे होंगे उनको अलग रख देंगे, जो बड़े होंगे उनको हम अलग रख देंगे। ऐसे हम कई सारे जो हमारे फ्रूट्स रहते हैं या फल रहते हैं हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। ये अभी हमको जैसे कि रेत दे रखी है, नमक के मिश्रण से भरा हुआ कोई गिलास है तो उसमें से हमें रेत को, कण को अलग करना होगा। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? हम ये भी जानेंगे इसके बारे में कि हम उसको कैसे अलग कर सकते हैं। पृथक्करण के कुछ हमें यहाँ पर उद्देश्य दे रखे हैं और उनके कुछ कॉलम दे रखे हैं। हम यहाँ पर देखेंगे पृथक्करण के जो प्रक्रम है। चावलों से पत्थर को जो है पृथक करना, मतलब जब हम चावल बीनते हैं तो उसमें से क्या निकलते? कंकर। तो हम उनको अलग करते हैं चावल में से। दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, अलग अलग दो अलग अलग पदार्थ होते हैं और हम दोनों को क्या करते हैं? पृथक कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। जैसे कि हमारा जो कंकर रहता है वो क्या रहता है? ठोस, और वो ठोस रहता है और हमारे लिए अनावश्यक रहता है, इसलिए हम उसको फेंक देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए हम दूध का मंथन करते हैं। तो अनुपयोगी अवयव को हम दूर करना, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। जैसे कि हमारा जो उसमें से अशुद्धि निकलती है जब हम उसका मंथन करते हैं तो हम उसको फेंक देते हैं। चाय की पत्तियां पृथक करना, हानिकारक अवयव तथा अशुद्धियों को दूर करना, हम दोनों अवयव का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम चाय पत्ती को अलग निकाल देते हैं और हम जो हमारा द्रव रहता है उसको अलग कर लेते हैं। तो ये सारी हमारी क्या होती है? पृथक्करण की एक यहाँ पर हमारी एक विधि है। जो हमारा प्रक्रम का उद्देश्य जो रहता है, पृथक्करण अवयव को उपयोग ढंग से मिलान कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनके हमें अलग अलग उपयोग की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं अनुपयोगी पदार्थ। अनुपयोगी पदार्थ कैसे हो सकते हैं? जैसे हमारे दाल में कोई कंकड़ है तो वो क्या हो जाता है? हमारे लिए जो कंकड़ है वो क्या हो गया? हमारे लिए अनुपयोगी पदार्थ है, उसका हम कहीं पर भी उपयोग नहीं करते हैं। अब फिर हमारा हो गया यहाँ पर, आपने देखा हमारे लिए कुछ उपयोगी पदार्थ भी होते हैं जिनको हम पृथक करते हैं। जैसे कि हमारा पेट्रोलियम हुआ, पेट्रोलियम से हम क्या करते हैं? पेट्रोल को अलग करते हैं, डीजल को अलग करते हैं और केरोसिन को अलग करते हैं। तो यही हमारी क्या प्रक्रिया होती है? पृथक्करण की हमारी प्रक्रिया होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कण में जो अमाप द्रव्य जो हमारा भिन्न हो सकते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस भी हो सकते हैं। इसलिए हम इन्हें किन्हीं पदार्थों को मिश्रण का पृथक्करण कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम अधिक भिन्नता होती है। पृथक्करण की कुछ विधियां देख रखी है हमको।
हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियां हैं जिन विधियों की हम इनको अलग अलग कर सकते हैं पदार्थों को। अब हम यहाँ पर देखें हस्तचयन। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट हम लाए हैं और अनाज को उस कागज़ की एक शीट पर हमने रख दिया है। अब उसमें से हम अन्न के जो है अन्न में से हम क्या करेंगे, कंकड़ हमें दिखाई देता है तो हम उसमें से क्या करेंगे, जो पत्थर के टुकड़े, भूसी वगैरह अन्न के कण को अलग रखेंगे और वो जो भूसी और वो कंकड़ के जो टुकड़े हम उनको अलग रख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रक्रिया हो जाएगी पृथक्करण की। और हम इस पृथक्करण की क्रिया को क्या कहेंगे, हस्तचयन की। इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर, भूसे पृथक करने के लिए किया जा सकता है। ये क्या होता है हस्तचयन, मतलब हम उसको हाथों से चयन करते हैं, हाथों से हम उसको बीन करके अलग करते हैं। जैसे चावल से कंकड़ निकालना, दालों से कंकड़ निकालना, हमारे गेहूं वगैरह से इनमें से भूसा निकालना, ये सभी क्या हो गई, हस्तचयन की एक विधि हो गई। अशुद्धियों की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती है, इसमें क्या होती है, अशुद्धि की मात्रा अधिक नहीं होती। इसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है, हम इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है हमारा, आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के कंठर को देखे होंगे। डंडियों से अनाज को, अब हमने देखा है, हम कहीं पर भी हम खेत देखते हैं तो खेत में हमें क्या दिखाई देता है, थ्रेसिंग की विधि दिखती है। आपने बहुत कभी किसी ने अगर जंगल देखा होगा, आप कभी गए होंगे खेतों में तो आपने ये देखी होगी ये विधि। अलग करने के लिए धूप में सुखाया जाता है। सबसे पहले जो हमारी गेहूं की डंडियां उनको धूप में सुखाते हैं, फिर क्या करते हैं, डंडी पर से अनक जो अन्न के कण चिपके होते हैं खेतों में रख के सैकड़ों गठरी चिपके अन्य कणों की संख्या को कल्पना कीजिए। अन्य कण की जो है हमारी डंडियां गट्ठरों से अनाज कैसे पृथक करते हैं। अब हमारी ये सारी क्या होती है प्रक्रिया, हम अनाज को अब उसके जो डंडी है उससे हम कैसे अलग करेंगे। जैसे हमारा गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, हम उसको कैसे अलग करेंगे। आम तथा अमरूद को वृक्ष से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण आम और अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्य कण को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है। अब हम इसकी विधि के बारे में जानेंगे, कैसे अलग किया जाता है। डंडियों से अन्न के कण को अथवा अनाज को पृथक करने की जो विधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहलाती है। वो डंडियों को पीट कर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बेलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्न कणों की डंडियों को जो है पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। हम सबसे पहले देखेंगे क्या होता है, गेहूं की जो डंडियां हैं, जो हमारे अनाज की जो डंडियां, उनको हम एक जगह इकट्ठा करके उनको क्या करते हैं, हम पहले उनको थोड़ा सा पीट करके थोड़ा सा उनको, और उसकी सहायता से हम उनको पृथक कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, बेलों की सहायता से कर सकते हैं, या फिर हमारी जो थ्रेशिंग मशीन होती है उसकी सहायता से हम उनको पृथक कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इस विधि को थ्रेशिंग विधि कैसे कहलाती है। अब हमारा हो गया निष्पावन। सूखे रेत तथा बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। हम सबसे पहले क्या लेंगे, रेत, बुरादे और सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण, उसको हम क्या करेंगे, एक प्लेट पर डालेंगे। अब हमारा जो रहता है यहाँ पर, अथवा जो समाचार पत्र के ऊपर रखेंगे पेपर, या हम उसके ऊपर रख करके मिश्रण को ध्यान से देखेंगे। अब अवयव को आसानी से पृथक कर सकते हैं। क्या दोनों अवयव के कण हमें जो समान नहीं है, हम उसको हस्तचयन अवयव को पृथक करना संभव है, तो हम इसको क्या हस्तचयन द्वारा हम इसको अलग या पृथक नहीं कर सकते। इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए, जिससे हमारा जो है हम इसको हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर हमने जो रेत वगैरह सब लिए यहाँ पर पाउडर वगैरह, तो हम उसको एक पेपर को नीचे रख देंगे और हम एक प्लेट में लेंगे और उसको थोड़ा सा ऊपर हाथ करके हम उसको जब नीचे की ओर डालेंगे तो हमारी ये क्या हो जाएगी, सभी ये पदार्थ अलग अलग हो जाएंगे, इनका पृथक्करण हो जाएगा। और हम इस विधि को क्या कह देंगे, निष्पावन जो विधि हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, वायु के झोंकों का उपयोग करते हैं इस पृथक्करण में, और उसमें हमें अन्न भी अलग हो जाता है। जैसे अगर हम गेहूँ ले लेते हैं, गेहूँ में अगर भूसा रहता है तो अगर हम ऐसे डालते हैं उसको, तो अन्न के कण अलग हो जाते हैं और भूसा अलग हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, निष्पावन की विधि कहलाती है ये। अब हम आगे देखेंगे, भूसे के हल्के कण को पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि जो भारी कण होते हैं पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट ढेर बन जाता है। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारों के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
जैसे कि जो हमारा भूसा जो निकला है जो हमारा वायु के द्वारा दूर हो गया है वो हमारा किस में काम में आ सकता है, जो हमारे पशु हैं उनको खिलाने के काम आ सकता है। और जो हमारे ठोस अन्न के कण हैं वो अलग पृथक हो जाते हैं। अब चालन, हम चालन की विधि देखेंगे। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, हम इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम देखते हैं कि हम किसका उपयोग करते हैं, हमारी जो छन्नी होती है हम उसका उपयोग करते हैं। उसमें हम थोड़ा सा आटा डालते हैं और आटे के कुछ छोटे जो कण होते हैं चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि जो बड़ी अशुद्धियाँ रहती है वो कहाँ पर, उस जो चालनी रहती है उसी के अंदर रह जाती है। आटे की मिल में गेहूं के पीसने से पहले पत्थरों के भूसे जैसी अशुद्धियों को हटा दिया जाता है। गेहूं की बोरी की एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर जो हमारी डंडिया तथा भूसा निष्पावन और थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। हमने इसी प्रकार बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत कंकड़ पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा है। अब हमने यहाँ पर देखा है, देखिए हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, चालन द्वारा कंकड़ पत्थर को रेत से पृथक किया जाता है। ये हमारा कैसा जो हमारी छन्नी है कैसी है, बड़ी वाली छन्नी है। एक हमने चालनी छन्नी थोड़ा सा आटा घर से लाई। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, एक हमने कुछ आटा लिया है या फिर चौक का पाउडर लिया है। अब हम उसमें से क्या करेंगे, चौक के पाउडर को और आटे को हम अलग अलग करेंगे। तो इस विधि को हम क्या कह सकते हैं, हमारी कौन सी विधि होती है, चालन विधि है। जो यहाँ पर दो मिश्रित पदार्थ रहते हैं उनको हम क्या करते हैं, पृथक करते हैं। कौन सी, चालन विधि द्वारा। अब हमारे यहाँ पर आएगी अवसादन और तथा निस्तारण और तथा निष्पादन जो विधि, हम इनके बारे में जानते हैं। कभी कभी मिश्रण के जो अवयव निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। तो उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को हम कैसे पृथक कर सकते हैं। तो पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उनकी जो चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती है जिससे थोड़ा मटेरियल जो रहता है, अब ये क्या होता है, बर्तन की तली में रह जाता है और बाकी का जो हमारा ऊपर जो धूल के कण है वो निकल जाते हैं। बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने वाली जो भारी अवयव नीचे की तली में बैठ जाते हैं, इसे क्या कहते हैं हम, अवसादन कहला। जैसे कि अगर हमारा कोई दाल है, चावल है, अगर उसमें कोई मिट्टी वगैरह है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, जल डाल करके वो जल हमारा एक साइड से हम उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके हम उस जल को बाहर निकाल सकते हैं और जो हमारा वहाँ पर दाल वगैरह वो क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी जो हमारी। तो हमने उसमें से क्या किया है, धूल और इनके कण को अलग निकाल दिया। तो ये कौन सी विधि होती है, अवसादन कहलाती है, अवसादन पृथक्करण। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उडेलने की क्रिया को क्या कहलाता है, निस्तारण कहते हैं। अब हम इसके बारे में अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयव और अवसादन निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। देखो हमें यहाँ पर दे रखा है, किसी मिश्रण को दो या दो से अधिक जो है यहाँ पर अवसादन या निस्तारण द्वारा पृथक करना है। यह सिद्धांत द्रव्य मिश्रणों को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जा सकता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल जल को उनके मिश्रण से इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव्य के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत पर बनता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, अगर हम जल में कुछ तेल की बूंदें डाल देते हैं तो वो क्या होती है, जो हमारी तेल की बूंदें वो ऊपर तैर कर आने लग जाती है। तो हम उसे क्या कर सकते हैं, हम उसे अलग कर सकते हैं। ये हमारी कौन सी विधि कहलाती है, जो हमारी यहाँ पर रहती है, निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं हम। अब हम यहाँ पर देखेंगे ठोस तथा द्रव्य के किसी मिश्रण को, हम अब उसके बारे में बात करते हैं। चाय तैयार करने के बाद आप चाय पत्ती को पृथक करने के लिए करते हैं। तो ये कौन सा होता है, निस्तारण विधि इसमें अपनाई जाती है। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको हमारी जो चाय पत्तियाँ अब भी मिलती हैं। अब चाय को एक जो छन्नी रहती है हम उसमें डाल देते हैं कि चाय की पत्ती सारी पत्ती छन्नी में रह जाती है। इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, निस्यंदन या फिल्टर कहलाता है। जो हमारी चाय से चाय की पत्ती को पृथक करने की जो विधि होती है, निस्तारण क्या होती है, निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है। तो हम ये दो प्रकार की विधि को अपना सकते हैं। कौन सी वाली, एक तो निस्तारण और एक निस्यंदन विधि को हम अपना सकते हैं। चाय से पत्ती निकालने की विधि होती है दोनों। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जल के उदाहरण पर विचार करते हैं कि हमें जल के कौन कौन से उदाहरण दिखाई देते हैं। हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है। कभी कभी नली से जो हमारा गंदली जल प्राप्त हो जाता है तथा जो हमारे तालाब नदियों से जो एकत्रित किया गया जल भी कभी पंक्लित हो सकता है, इस विशेषकर बरसात के बाद।
हम देखते हैं कि हमारा जल है, उसमें भी क्या होता है, कभी कभी हमें अशुद्धि देखने को मिलती है, तो हम उसे अब कैसे दूर कर सकते हैं। तो हम हमारा क्रियाकलाप 5 देखेंगे। क्या दे रखा है, तालाब या नदी द्वारा पंकिल जल लीजिए। यदि यहाँ नल में मिल जाता है, मिल सके तो 1 गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दे। अब जो हमारा जल है, हम कौन सा जल लेंगे, पंकिल जो हमारा जल है हम उसको लेंगे यहाँ पर, और उसे 1 गिलास में भरकर उसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। जल का सावधानी पूर्वक परीक्षण हम देखने को मिलता है। गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है। अब हमारे यहाँ जो हमने देखा था कि जो हमारी मिट्टी है जो नीचे बैठ गई थी, अब हम उसको क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा सा तिरछा करके गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में हम डाल देंगे। प्रक्रम को क्या कहेंगे हम इस विधि को, तो हम इस विधि के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे गिलास का जल भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है, इसका निष्पादन कीजिए। चाय वाली छन्नी से यह कार्य कर सकते हैं। कपड़े की सहायता से भी हम निष्पादन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े से बुने हुए तागों के बीच छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का जो हम क्या कर सकते हैं, निष्पादक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो हमारा जो पानी है पंकल जो हम जल, इसको भी कैसे हम अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। यदि हमारा जो पंकिल जल है, हम उसमें से अशुद्धियों को दूर करने के लिए तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं, निष्पादन जो कहलाती है, जिसमें छोटे रद्र हो सकते हैं। फिल्टर पात्र एक ऐसा निस्यंदन होता है जिसमें अत्यधिक जो सूक्ष्म छोटे छोटे छिद्र होते हैं। हम उसके द्वारा पानी को यहाँ पर मोड़कर कीप लगाकर इसको हम क्या कर सकते हैं, पानी को फिल्टर कर सकते हैं। मिश्रण ठोस कण और छिद्रों से नहीं गुजर पाते, फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। जैसे कि अगर हमारी छोटी छन्नी है, अगर उस पर जो हमारे यहाँ पर जो भी कण है वो क्या कहाँ रह जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे। जो हमारा फिल्टर पानी है वो हमारा निस्यंदन जो विधि है उसके द्वारा अलग हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं, फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। इसे भी क्या कहते हैं, हम निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। अब हम यहाँ पर पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाते हैं, से पनीर की ठोस कणों का दीर्घ मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर के इस मिश्रण को कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा पनीर बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम दूध जो है, दूध में हम थोड़ा सा नींबू डालेंगे और जो भी हमारा यहाँ पर जो हमें द्रव्य को हम अलग कर देंगे, जो ठोस कण है उनको हम अलग कर लेंगे। इस विधि से हमारा क्या बन सकता है, पनीर। और ये कौन सी विधि से बन सकता है, निस्यंदन विधि से। अब हम देखेंगे वाष्पन। बीकर में कुछ जल गर्म लेंगे, हम उसमें उसको उबालने के लिए रख देंगे। निरंतर गर्म करते हुए उसको हम क्या करेंगे, संपूर्ण जो हमारे यहाँ पर है इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण को जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का उपयोग किया है। जल को उसके वाष्प परिवर्तन के कारण हम वाष्पन कहलाते हैं। जल ऐसा वाष्पन प्रक्रिया है जो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको समुद्र के जल के अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से जो हमारा रहता है, एक जो हमारा लवण रहता है साधारण नमक रहता है। समुद्र के जल में हमें क्या दिखते हैं, कुछ गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है। सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा जो वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय के बाद जो हमारा सारा जल वाष्पित हो जाता था, ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। जो हमारे लवणों के मिश्रण जो होता है वो क्या होता है, शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो समुद्री जल है हम उसको वाष्पन विधि द्वारा नमक को पृथक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ये दिख रहा है, ये जो डायग्राम, इसमें हमें क्या बताया गया है, ये नमक और ये जल को वाष्पन विधि का प्रयोग करते हुए दिखाई दिया गया है। अब हमें पृथक्करण की एक ऐसी अधिक जो विधियाँ हैं का उपयोग हम कर सकते हैं। जो हमारा यहाँ पर मिश्रित अवयव है उनको पृथक करने के लिए केवल एक विधि का उपयोग प्राप्त नहीं है, हम इससे क्या कर सकते हैं, अलग अलग विधियों द्वारा हम इनको अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। रेत और नमक का मिश्रण लेकर के हम उन्हें क्या करेंगे, यहाँ पर पृथक करेंगे। सबसे पहले हमारी ये कौन सी विधि होती है, चयन विधि। इसके व्यवहारिक नहीं होगी। जो हमारी चयन विधि है उससे हमारा पृथक नहीं हो सकता। मिश्रण को बीकर में रखेंगे और बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख देंगे। अब रेत बीकर की तली में बैठ रहा है, निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। इसमें दो विधि होगी, एक तो निस्तारण और निस्यंदन। निस्तारण द्रव्य में क्या है, जो हमारा वही नमक है जो आरंभ में हमने मिश्रण में था, इसलिए द्रव्य से नमक जल को पृथक करने का एक द्रव्य को केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कर देंगे और जो टोटी भाप से निकलती है देखते मिलती है हमको। अब हम यहाँ पर देखेंगे, जो हमारा एक धातु की प्लेट लेंगे और कुछ बर्फ रखी हो तो उसमें प्लेट में केतली टोटी के ऊपर रख कर हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा केतली में भाप बदल
ये विधियां हमारी कौन सी कहलाती है? नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन और ये जो हमारी संघनन विधि को सफलतापूर्वक हम क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। हम यहाँ पर 4 विधियों का उपयोग कर सकते हैं। इनको हम अब हमारा है क्या, जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? तो हाँ, हमारा जो यहाँ पर है, जल में घुलकर विलयन बनते हैं। पदार्थों को जल में विलय कहते हैं। जब हमारा जो जल है हम उसमें कई पदार्थों को विलय कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, इस कार्य को हमें एक बीकर, गिलास की चम्मच तथा नमक की सहायता से जल की आवश्यकता होगी। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको नमक डाल करके विलोषित कर देंगे। 1 चम्मच नमक कर जो हमारा विलोडित करते हुए हम जब यहाँ पर देखते हैं, इसका अर्थ होता है जो हमारा नमक नहीं घुल सकता है, इसको क्या कहते हैं हम? संतृप्त विलयन कहलाता है। जो हमारा इसमें क्या होता है, जब हमारा नमक जब उसमें पूरी तरीके से अविलय नमक बच जाता है तो वो हमारा कहाँ पर रह जाता है? बीकर की जो तली में बैठ जाता है। तो ये हमारा कौन सा होता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। यह एक संकेत है जो यह बताता है कि संभवतः यहाँ क्या गलत हुआ है पहेली में, रेत में। इस अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास करते हैं हम। नमक की मात्रा संतृप्त विलयन द्वारा हम इसे अलग कर सकते हैं। तो ये हमारी एक विधि हो गई, कौन सी? संतृप्त विधि। बीकर में कुछ हम नमक लेंगे और उसको ना घुल सके तो हम किस विधि द्वारा? संतृप्त विलयन द्वारा हम इसे अलग कर सकते हैं। ये हमारा पृथक्करण हो जाएगा। अब हमें यहाँ देखने को मिलता है अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 गिलास लेंगे और उसमें क्या करेंगे, आधा कप पानी भर करके 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाकर उसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, तब तक विलोड़ित किया जा सकता है जब तक कि उसमें घुल ना जाए। क्या घुल ना जाए उसमें? नमक। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा को विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइएंगे जब तक नमक की जो चम्मच की संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, घुल नहीं जाती है। यह हमारी जो यहाँ पर हम चीनी को भी यहाँ पर दोहरा सकते हैं नमक की जगह पर, और इनको हम यहाँ पर अलग अलग विधि द्वारा हम इनको पृथक कर सकते हैं। अब हमें एक ही सारणी दे रखी है, कुछ पदार्थ, जल में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा, चम्मचों की संख्या। जैसे नमक है, नमक हम कितना डालेंगे कि जो हमारा जल में घुल सकता है? चीनी हम यहाँ पर कितनी डालेंगे जो जल में घुल सकती है। अब हम यहाँ पर देखा था हमने मंथन हमने देखा था जो हमारा यहाँ पर है मंथन, जो हमने देखा था क्या था मंथन? जब हमने मक्खन में से दूध और दही को अलग किया था, क्या हो गया था? मंथन। संघनन विधि हमने देखी थी, निस्तारण विधि हमने देखी थी, यहाँ पर वाष्पन विधि हमने देखी थी। वाष्पन जब हम वायु से जो हमारा भूसा वगैरह हमने अलग किया था। निस्यंदन विधि देखी थी जब हमने हस्तचयन, जब हमने दालों से कंकर वगैरह को अलग किया था। संतृप्त विलयन विधि अभी हमने देखी थी। औषाधन, चालन, जब जिसको चलने से, चन्नी से छान कर अलग करते हैं। विलयन और थ्रेसिंग हमने देखा था, गेहूं की डंडियां वगैरह से अनाज को हम अलग करते हैं, ये हमने देखा था। अब हमें यहाँ पर इसका सारांश देखने को मिलता है। हस्तचयन, निष्पावन, जो चालन, औषाधन, निस्तारण और निस्यंदन मिश्रण को अवयव से पृथक करने की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। भूसा, अनाज के बाहरी बीजों को निष्पादन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। किसी मिश्रण के कणों की अमाप अंतर का उपयोग चालन निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा पृथक किया जा सकता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण को तली में बैठ जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? निस्तारण विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। अब हमने इसका सारांश देख लिया। यहाँ पर कुछ और सारांश दे रखा है। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ जो हमारे यहाँ पर दे रखा है को निस्यंदन उपयोग करके पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प परिवर्तन करने के लिए प्रक्रिया को वाष्पन विधि द्वारा घुले ठोस जो पदार्थ है उनको अलग किया जा सकता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ अधिक ना घुल सके वहाँ क्या कहलाती है? संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है जब विलय पदार्थों को विभिन्न मात्राएं में घोलता है। अब हम यहाँ पर इनके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। हमें यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण हमें बताइए। हमारे जो मिश्रण है उनको हम क्यों अलग कर सकते हैं? एक तो हम उनसे अनावश्यक कण को दूर करने के लिए, जो अनावश्यक पदार्थ है हम उनको दूर करने के लिए, और एक हमारा क्या हो सकता है? उपयोगी हम जो पदार्थ है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो मिश्रण है विभिन्न अवयव को हम अलग कर सकते हैं। निष्पावन विधि से क्या अभिप्राय है? तो हमने देखा था निष्पावन विधि, जब हम जो हमारा अनाज रहता है उसमें से हम भूसा अलग करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? उसको हम निष्पावन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं।
पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर देखा था कि हम उसे कैसे अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा है छालन से क्या अभिप्राय है, रेत के जो और जल के मिश्रण को आप रेत और कैसे अलग कर सकते हैं, आटे की चीनी और ये जो हमारा मिश्रण हम इसको कैसे पृथक करना संभव है, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हमारा रिक्त स्थान दे रखा है धान के जो है दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि क्या कहलाती है। तो हमारा जो धान है, हम धान के जो दानों को हम डंडियों से कौन सी विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं, तो ये हमारा कौन सा कहलाती है, थ्रेसिंग विधि। कौन सी विधि कहलाती है, थ्रेसिंग विधि। अब हमारा सेकेंड वाला है, किसी एक कपड़े दूध को हम यहाँ पर क्या करेंगे, उडेलते जो मलाई पर रह जाता है, पृथक्करण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, हमारी छानन। समुद्र जल से हम नमक की प्रक्रिया को द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, तो ये कौन सा होता है, वाष्पन। और हमारे यहाँ पर है जल, पंकिल जल को पूरी एक बाल्टी में रखकर अशुद्धि बैठ जाती है, जल को हम उपयोग होने वाले पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या होती है, अवसादन और निस्तारण विधि द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। अब हम सत्य और असत्य देखेंगे। दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो ये हमारा क्या है, असत्य है, इसको हम यहाँ पर इसके द्वारा अलग नहीं कर सकते। नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, असत्य है। चाय की पत्तियों को चाय पृथक्करण निस्यंदन विधि द्वारा किया जा सकता है, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी असत्य होगा। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है, तो ये भी हमारा क्या, असत्य होगा। ये हमारे चारों ही असत्य है। जल में चीनी तथा नींबू का रस शिकंजी बनाई जाती है। अब बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं, इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम चीनी को बर्फ घोलने से हम पहले डालेंगे, ताकि जो हमारा पानी गर्म रहेगा हम उसमें चीनी जल्दी घुल जाएगी। तो ये वाला हम यहाँ पर क्या होगा, हम चीनी कब डालेंगे, पहले डालेंगे ना कि बाद में। अब हमें यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दे रखे हैं, आप इनको देख लेना। और यहाँ पर अवलोकन के लिए हमें यहाँ पर कुछ दे रखा है, निष्पावन, ये सारी विधियाँ हमें यहाँ पर दे रखी है, आप एक बार इस पर नज़र डाल लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है जो आज का चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको हमारा चैप्टर वाकई अच्छा लगा है तो एक छोटा सा लाइक तो ज़रूर बनता है। ओके, थैंक यू सो मच।